हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, परीक्षा मंथली करंट अफेयर सीरीज चल रही है। इसके पिछली वीडियोस में हमने दोस्तों इंटरनेशनल इश्यूज से कुछ टॉपिक कवर किए थे, और उसके पहले एक सेगमेंट जो है, पहला सेगमेंट राष्ट्रीय मुद्दे, वो कंप्लीट हो चुका है। और आज जो दूसरा सेगमेंट है जो चल रहा है हमारा, इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, आज वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे दोस्तों विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी अपडेट हो, इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आप उसको देख सकें। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, पूरे विश्व में जो है प्रवासी जो भारतीय हैं उनकी तादाद, उनकी जो पॉपुलेशन है 1.36 करोड़ हो गई है। तो उसी के बारे में बताया गया है। पूरे विश्व में कुल 1.36 करोड़ प्रवासी भारतीय रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जो है 2018 और 19 के मुताबिक विश्व के विभिन्न देशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों से कुल 76.4 अरब डॉलर विदेशी आय अर्जित हुई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट, जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो है, अगर प्रवासी भारतीय कहीं रहते हैं तो आप, ये है आपका यूएई। आपका यूएई हो गया ये। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, वहाँ की जो पॉपुलेशन की बात की जाए, जो भारतीय प्रवासी रहते हैं वहाँ पे, तो करीब जो है, यहाँ पे करीब जो है 25,94,947 लोग जो है, नहीं सॉरी, ये तो सऊदी अरब में रहते हैं। दूसरा मतलब ये 34,20,000 लोग जो है संयुक्त राज्य अमीरात में रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों सऊदी अरब आता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। उसकी जो पॉपुलेशन है भारतीयों की, 25,94,947। तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, 12 लाख। चौथे नंबर पे कुवैत, पाँचवें पे ओमान, फिर कतर, फिर नेपाल आता है दोस्तों। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस। ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने मतलब अब फरवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा की है। मतलब दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्ट था ये कि दुनिया भर के जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, संरक्षण और सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो थे, मतलब जैसे समान विचारधारा वाले साझेदारों का एक गठबंधन है ये। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को सहजते हैं और इसके लिए संघर्ष करते हैं। इस गठबंधन में शामिल होने वाले कुछ प्रमुख देश जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, यूक्रेन, नीदरलैंड और ग्रीस। अगला टॉपिक है दोस्तों नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड की डिजिटल पहचान योजना। मतलब हाल ही में नीदरलैंड के एक न्यायालय ने डेटा गोपनीयता और मानवाधिकारों की चिंता के कारण सिस्टम रिस्क इंडिकेटर नामक एक डिजिटल पहचान तंत्र की खिलाफ फैसला सुनाया है। दोस्तों, ये क्या था, ये जो डच है यहाँ पे, सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने 2014 में सीरी को उन लोगों के लिए विकसित किया था जो धोखाधड़ी के माध्यम से सरकारी लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतने ध्यान रख सकते हैं कि मतलब सिस्टम रिस्क इंडिकेटर किससे रिलेटेड है, तो ये नीदरलैंड के डेटा से जो है, डिजिटल पहचान से रिलेटेड है। ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान। अब ये क्या है, इसमें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी जो है, मतलब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा प्रारंभ किए गए स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान में कई भारतीय समुदायों से संबंधित लोगों ने भाग लिया। ठीक है। इसमें कई भारतीय तथा अन्य देशों के व्यक्ति शरणार्थी समस्या को समझने के संदर्भ में इस अभियान में भाग ले रहे हैं। ठीक है। इसमें आगे है, इसमें ये बताया गया कि दोस्तों इस अभियान में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा 12 महीनों में 2 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्वयं को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि विश्व में शरणार्थियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए हर वर्ष लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। ठीक है। इस अभियान में प्रतिभागी पैदल चलकर, साइकिल चलाकर या दौड़कर शामिल हो सकते हैं, तथा फिटनेस ऐप फिटबिट, स्ट्रोवा या गूगल फिट के माध्यम से भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।
अगला टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लुप्त पर्याय नेपाली लैंग्वेज की बात की जा रही है, जो कि लुप्त होने के कगार पर है। हाल ही में लुप्त भाषाओं पर काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है इंडेंजर्ड लैंग्वेज अलायंस। ठीक है, उसके अनुसार जो है वर्तमान में जो विश्व भर की भाषा है दोस्तों, उसमें नेपाली जो भाषा है जिसका नाम सेके है, उसकी संख्या सिर्फ 700 ही रह गई है बोलने वालों की। ठीक है, बहुत कम है। इसके इम्पोर्टेंट में इनको दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इसको सेके जो ये लैंग्वेज है, इसको जो है सुनहरी भाषा कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है। सेके भाषा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक मतलब यूनेस्को की बात कर रहा है कि जो लिस्ट है वहाँ पे तो संकटग्रस्त डेफिनेटली इंडेंजर्ड भाषाओं की सूची में रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मालदीव जो है फिर से राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। ये पहले अलग हो गया था। ठीक है, 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था, उसके बाद 2016 में ये अलग हो गया था। अब फिर से 2020 में जो है फिर से राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। राष्ट्रमंडल दोस्तों उन देशों का कहते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल उन देशों के अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जो ज़्यादातर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसे 1949 में लंदन घोषणा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जैसे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत कई देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। वर्तमान में जो दोस्तों 54 देश है, भारत सहित भारत भी राष्ट्रमंडल देशों में शामिल है। ठीक है, और इसका जो मतलब ये जो है दोस्तों 54 देश शामिल है। इसमें रानी जो एलिजाबेथ है वहाँ की द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख है, और वह राष्ट्रमंडल के 16 सदस्यों की प्रमुख भी हैं, जिसे राष्ट्रमंडल क्षेत्र कहा जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या है दोस्तों? ब्रेग्जिट ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होने के जो हो गया है, मतलब एग्जिट होने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको ब्रेग्जिट कहते हैं। ठीक है, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन औपचारिक तौर पर 28 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों, उसमें 28 सदस्य। ठीक है, जिससे वो बाहर हो गया, इसको ब्रेग्जिट कहते हैं। अब जो है सिर्फ 27 देश रह गए हैं। ठीक है, ये दो वर्ड जो है ब्रिटेन एंड एग्जिट से मिलकर बना है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना मतलब इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट जो है, जैसे 28 सदस्यों वाला देश था, अब 27 हो गया है। इसमें ब्रिटिश संसद ने जो है यूरोपियन यूनियन के संसद से ब्रेग्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दे दी थी। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है ब्रेग्जिट होता क्या है, ये काफ़ी उसके बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में बताया हुआ है। अगला टॉपिक है दोस्तों हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग से मेडागास्कर और कोमोरोस का समावेश। मेडागास्कर दोस्तों पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। ठीक है, ये मतलब मेडागास्कर जो है ये क्या नाम है, अफ्रीका के राइट साइड में जो पड़ता है ये। ठीक है, मोज़म्बिक मॉरिशस मोज़म्बिक चैनल इसके पास करीब पड़ता है। 26 दिसंबर 2019 को भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग से मेडागास्कर और कोमोरोस का समावेश किया गया है। बस इतने इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सदस्य भी है ये। ठीक है, गौरतलब है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति अपने जो राष्ट्र रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा कोमोरोस की राजकीय यात्रा की गई थी। ठीक है, और अच्छा सहयोग और अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, रायसीमा डायलॉग। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 14 से 16 जनवरी 2020 तक रायसीना डायलॉग 2020 संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, इसकी जो थीम थी दोस्तों, वो थीम थी 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रायसीना डायलॉग में दोस्तों 12 देश, ठीक है, जो रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और इसके अलावा 100 से अधिक देशों के 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक ने सम्मेलन में हिस्सेदारी की। ठीक है, इस डायलॉग में 40% स्पीकर महिलाएं थी, जो भारत की लैंगिक समानता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अच्छी बात दोस्तों। इस डायलॉग में दोस्तों क्या बात हुई? जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात हुई, आधुनिक विश्व में तकनीकी के प्रयोग और आतंकवाद को रोकने की बात की गई। ठीक है। इस डायलॉग में ईरान और अमेरिका के बीच उत्पन्न तनाव पर भी चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार गिराने के बाद उत्पन्न हुई। गौरतलब है कि इस घटना के बाद मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। तो काफ़ी अच्छा कदम रहा ये। दोस्तों रायसीना डायलॉग और पूछा बैकग्राउंड क्या है, ये होता क्या है, रायसीना डायलॉग है क्या? तो रायसीना डायलॉग की शुरुआत जो है 2016 में, ठीक है, बहुपक्षीय सम्मेलन के रूप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुई थी। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये डायलॉग जो है कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन था दोस्तों? ये 5वां था। बस इम्पोर्टेंट ये है। आगे चलते हैं। सागर माथा संवाद। सागर माथा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। तो अभी 2 से 4 अप्रैल 2020 के बीच आयोजित होने वाला सागरमाथा संवाद कोरोना वायरस के कहर के चलते टल गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है। इसमें क्या था, नेपाल ने इनवाइट किया था हमारे प्रधानमंत्री जी को कि वो पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। मतलब यही सप्ताह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, जो टल गया है अब। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन, पर्वत मानव, यही सब चीज़ें हैं। सार्क के देशों के सभी नेताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। इसका नाम देखिए दोस्तों, इसका नाम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा, माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं, उसके नाम पर रखा गया सागर माथा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक है दोस्तों आसियान देशों का आभासी सम्मेलन, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन। इसमें क्या है दोस्तों, ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब एशियन की बात कर रहा है, जो एशियन कंट्रीज़ है। ठीक है। यह सम्मेलन संपन्न हुआ था। ठीक है। मतलब इस आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वियतनाम ने किया था। इसमें जो आसियान कंट्रीज़ है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। ठीक है। इसके अलावा 3 आसियान सहयोगी देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी हिस्सा लिया था इसमें। वियतनाम में सम्मेलन के दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं से कोविड-19 से निपटने हेतु एक आपातकालीन कोष, मतलब एक फंड बनाने की बात की गई थी, फंड स्थापित करने की बात की गई थी इसमें। ठीक है। ताकि कोविड-19 के जैसे महामारी से निपटा जा सके। अगला टॉपिक है दोस्तों खाद्य सुरक्षा और G20 मंत्रियों की बैठक। हाल ही में भारत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में दोस्तों खाद्य सुरक्षा, संरक्षण और पोषण से इस महामारी के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल्फाजली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है। आगे चलते हैं। सार्क सम्मेलन 2020। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर तथा उनकी अगुवाई में सार्क 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 मार्च 2020 को किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी शेष सभी 7 देशों ने, ठीक है, इसमें भाग लिया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत के साथ साथ मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, के राष्ट्राध्यक्ष तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार ने भाग लिया। दोस्तों लिखा हुआ पाकिस्तान को छोड़कर, लेकिन ये राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को छोड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार ने भाग लिया था। ठीक है। और बाकी और सब जो 7 देश हैं उसके राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में विशेषतः कोविड-19 महामारी के भारतीय महाद्वीप से स्थिति, सार्क देशों में कोविड-19 के कुल मामलों सहित कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के उपायों और उपचार के तरीकों पर चर्चा की गई। ठीक है। वर्चुअल सम्मेलन में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने हेतु कोविड-19 आपात कोष फंड बनाने की बात की गई। ठीक है। जिसके सब सार्क देशों ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके राष्ट्र अध्यक्षों ने। और इस कोष में दोस्तों सभी देशों ने जो है अपने जो है अपना स्वेच्छा से योगदान दिया। ठीक है। जिसमें $18.8 मिलियन की कुल धनराशि एकत्र की गई। ठीक है। इसमें जो है अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो भारत ने पहल की था कोविड-19 का
ठीक है। $10 मिलियन भारत ने जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया था। आगे दोस्तों, दक्षिण एशिया का धर्म और समाज पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का सम्मेलन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने जो है 4 मार्च 2020 को दक्षिण एशिया में प्रासंगिक सामाजिक सांस्कृतिक मामलों पर ज्ञानवर्धक संवाद को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें धर्म और समाज के मध्य स्थापित विभिन्न प्रकार के अनुबंधों तथा स्तरों पर शिक्षाविदों पर विचार विमर्श किया। ठीक है। अगला है दोस्तों 33वां अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन। इथियोपिया के एडिस अबाबा में 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। ये 33वां संस्करण था। इसका जो थीम था साइलेंसिंग द गेम्स क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशन फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट की पर तर्ज पर आयोजित किया गया। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट ये कि जो यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष का पद संभाला। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के 33वें संस्करण के दौरान घोषणा की कि विश्व निकाय एयू की अफ्रीका यूनिट की लैंडमार्क इनिशिएटिव पहल के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। बस यही था, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि 33वां संस्करण था और इथियोपिया में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। अगला है दोस्तों यातना के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन। मालदीव द्वारा यातना और अन्य क्रूर अमानवीय जनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन के अनुच्छेद 22 के संबंध में घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है यातना के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन ये क्या है। दरअसल दोस्तों यूएन कन्वेंशन ये जो एक तरह का मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया हस्ताक्षर। ठीक है। मतलब ये एक के जो है एक समझ लीजिए कि संस्था है। ठीक है। जो टॉर्चर को ध्यान में रखते हुए उसको जो है मतलब सब वो करता है पूरी तरीके से जो है ये जांच करता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों आगे क्या है, आगे यही है कि मतलब इसमें जो है मालदीव ने जो है ये मालदीव द्वारा यातना और अन्य क्रूर अमानवीय अपमानजनक व्यवहार सजा के लिए विरुद्ध यूएन कन्वेंशन के अनुच्छेद 22 के संबंध में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। बस सही है इम्पोर्टेंट दोस्तों। अगर यहीं पे भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत 14 अक्टूबर 1997 को पहले से ही यूएन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर लिया था। ठीक है। लेकिन हालांकि भारत द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि भारत द्वारा अभी यातना विरोधी कानून नहीं बनाया गया है। अब दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये हुआ था दावोस में, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव और सस्टेनेबल वर्ड इसका थीम रखा गया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों परिस्थिति मतलब भाई इकोनॉमिक सिस्टम इन्वायरमेंट की बात की जाए इकोलॉजी सिस्टम अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी भू राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दोस्तों इसकी बात की गई थी। ठीक है। इसमें जो है भारत की तरफ से दोस्तों जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था अपना। ठीक है। काफ़ी वर्ड से जो है बड़े बड़े जो लीडर हैं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल इस वार्षिक बैठक में शामिल हुई थी। ठीक है। ये विश्व आर्थिक मंच जो 200 संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष कास खैप ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, इस मंच से विश्व के युवा नेतृत्व सहित कई प्रमुख हस्तियों का संगठन सर्जित करना बेहद महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों वन लाइनर जो है इसमें कुछ देख लेते हैं। वन लाइनर दोस्तों राइस एटीएम। वियतनाम में दोस्तों एक एटीएम बनाया गया जिसमें चावल जो है वो लगातार मतलब 24 घंटे लोगों को मुफ्त में चावल प्रदान करेगी। ठीक है। इसमें दोस्तों 1.5 किलो चावल, ठीक है, मशीन 1.5 किलो चावल का बैग ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है। जो 7 दिन तक दोस्तों 7 दिन तक 24 घंटे तक लगातार 1.5 किलो चावल ये ऑटोमेटिकली जो है दे सकती है। ठीक है। राइस एटीएम वियतनाम में। नवाज शरीफ को दोस्तों भगोड़ा घोषित कर दिया गया वहाँ के पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। ठीक है। अगला टॉपिक है निज़ाम कोष के मामले में दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम कोष में दोस्तों 325 करोड़ की धनराशि जो है भारत को मिली। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल हो हम देख ही चुके हैं।
OIC और नेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है दोस्तों, इसकी बात करता है कि यहाँ पे जो है ये हाल ही में जिद्दा में मुस्लिम देशों का संगठन इस्लामी सहयोग संगठन IOC की बैठक में शामिल होने के सऊदी अरब ने ईरान को रोक दिया। ठीक है, ईरान को मना कर दिया था। तो ये न्यूज़ में था। इसमें दोस्तों UN के बाद सबसे ज़्यादा जो है दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 57 इसमें कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, और ये मतलब मुस्लिम का इस्लामिक जो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सद्भाव बढ़ावा देने की भावना को मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। ये है, इसकी बात करता है। अमेरिका ने भारत को ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सूची से बाहर कर दिया दोस्तों। अब क्यों बाहर कर दिया, इसके ऊपर दोस्तों क्या इश्यूज़ है? तो इसमें इन्होंने ये कहा कि दोस्तों US विकासशील और अल्प विकसित देशों की सूची में संशोधन कर भारत को इस सूची से बाहर कर दिया गया। अमेरिका USTR सूची में शामिल विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ व्यापार में अधिमानी व्यवहार करता है, ये बताया गया। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर प्रतिकारी शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ जो है करने के उद्देश्य से भारत को सूची से बाहर करने का फैसला किया गया। मुशर्रफ को मौत की सज़ा का जो है दोस्तों असंवैधानिक करार दे दिया गया। वहाँ की जो लोकल कोर्ट थी, विशेष अदालत जो थी वहाँ पे, उसको जो हाई कोर्ट के ज़रिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक करार दिया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर किया। कुछ प्रस्ताव दोस्तों भारत की तरफ से किया गया था, अनुरोध किया गया था कि मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में परामर्शदाता कर दर्जे के लिए आवंटित करने वालों गैर सरकारी संगठन उन व्यक्तियों संस्थाओं के न हो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। CAS क्या है दोस्तों? 53वां सालाना आयोजित जनवरी 2020 में लास वेगास में संपन्न हुआ। ठीक है, ये दोस्तों क्या है कि CS को विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये 53वां संस्करण था, सम्मेलन था। ठीक है, इसमें 4500 कंपनियों ने भागीदारी की और इनोवेशन। इंडोनेशिया में दोस्तों पहला हिंदू विश्वविद्यालय वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, बस यही है हेडिंग, यही न्यूज़ आज का। तो चलिए दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। शुरू करेंगे न्याय जस्टिस लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।